गांव का, आम का बाग और बचपन की यादें। गर्मी की वो दोपहर आज भी जैसे कहीं अंदर जिंदा है। हवा बिल्कुल हल्की थी, जैसे थक गई हो। पेड़ों के पत्ते बस कभी कभी हिलते थे और उस बाग में घुसते ही एक अलग ही दुनिया शुरू हो जाती थी। मिट्टी की खुशबू, कच्चे आमों की हल्की खटास हवा में घुली हुई, और दूर कहीं से आती कोयल की आवाज जो उस सन्नाटे को और गहरा कर देती थी। मैं तब छोटा था, शायद 10 साल का, और मेरे लिए वो आम का बाग किसी खजाने से कम नहीं था। हर पेड़ जैसे कोई कहानी छुपाए बैठा हो, हर डाल पर कुछ नया, कुछ अनजाना। उस दिन भी मैं और मेरे 2 दोस्त मुन्ना और छोटू चुपके से घर से निकलकर उसी बाग की तरफ बढ़ रहे थे। माँ ने साफ मना किया था दोपहर में बाहर जाने से, लेकिन उस उम्र में मना करने का मतलब ही होता था और ज्यादा जाने का मन करना। हम तीनों धीरे धीरे खेतों के बीच से निकलते हुए उस पगडंडी पर आ गए जो सीधे बाग तक जाती थी। रास्ते में सूखी घास हमारे पैरों से चुभती थी, लेकिन हमें उसकी परवाह नहीं थी। हमारे दिमाग में बस एक ही बात थी, आज सबसे मीठे आम तोड़ने हैं। बाग के पास पहुंचते ही हमने कदम धीमे कर लिए, क्योंकि उस बाग का एक रखवाला था, बूढ़ा रामदयाल, जिसकी आंखें भले ही धुंधली थीं, लेकिन सुनने की ताकत बहुत तेज थी। कहते थे कि वो पत्तों की सरसराहट से भी पहचान लेता है कि कोई अंदर आया है। हम तीनों झुककर झाड़ियों के पीछे से अंदर घुसे। दिल जोर से धड़क रहा था, जैसे कोई चोरी करने जा रहे हों, लेकिन उसी डर में एक अजीब सा मजा भी था। अंदर जाते ही ठंडी छांव ने हमें घेर लिया, जैसे किसी ने धूप से बचाकर अपनी गोद में ले लिया हो। ऊपर पेड़ों पर लटके आम हल्की हवा में हिल रहे थे। कुछ कच्चे थे, कुछ पकने लगे थे, और कुछ नीचे जमीन पर गिरे हुए थे, जिनकी खुशबू और भी तेज थी। मुन्ना ने धीरे से कहा, देखो उधर, वो वाला पेड़, उस पर सबसे बड़े आम हैं। और हम तीनों उसी तरफ बढ़ गए। पेड़ के नीचे पहुंचकर छोटू ने बिना वक्त गंवाए चढ़ना शुरू कर दिया। वो हम में सबसे फुर्तीला था। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, उसने एक आम तोड़ा और नीचे फेंक दिया। मैंने उसे पकड़ लिया। हाथ में लेते ही उसकी ठंडक महसूस हुई, जैसे अभी अभी पेड़ से निकला हो। मैंने जल्दी से उसे शर्ट से साफ किया और एक कौर लिया। खट्टा था, लेकिन वही खट्टापन तो मजा था। जीभ पर लगते ही आंखें हल्की सी बंद हो गईं। हम तीनों वहीं बैठकर आम खाने लगे, छिलके इधर उधर फेंकते हुए। और हर बार जब कोई आवाज आती, हम एकदम चुप हो जाते, कान खड़े कर लेते कि कहीं रामदयाल आ तो नहीं रहा। लेकिन फिर जब कुछ नहीं होता तो हम फिर से हंसने लगते। धीरे धीरे वो डर भी खेल का हिस्सा बन गया था। थोड़ी देर बाद छोटू ने ऊपर से आवाज लगाई, अरे यहां से पूरा गांव दिख रहा है। मैंने और मुन्ना ने एक दूसरे को देखा और फिर मैं भी पेड़ पर चढ़ने लगा, डाल पकड़ते हुए, पैर संभालते हुए। जैसे तैसे ऊपर पहुंचा, और सच में वहां से सब कुछ अलग लग रहा था। दूर खेत, कच्चे घर, और बीच में वो रास्ता जिस पर लोग छोटे छोटे दिख रहे थे। हवा भी वहां थोड़ी ठंडी थी। मैं कुछ देर वहीं बैठा रहा। नीचे मुन्ना आम खा रहा था, छोटू एक डाल से दूसरी डाल पर जा रहा था, और मुझे लग रहा था कि ये पल कभी खत्म ना हो। लेकिन तभी अचानक नीचे से एक तेज आवाज आई, कौन है वहां? हम तीनों के दिल एक साथ धड़क उठे। वो रामदयाल था। मैं जल्दी से नीचे उतरने लगा। हाथ पैर कांप रहे थे। छोटू तो पहले ही नीचे कूद चुका था। मुन्ना ने भी आम छोड़ दिए और भागने को तैयार हो गया। जैसे ही मैं नीचे पहुंचा, हमने एक पल भी नहीं गंवाया और सीधे भाग पड़े। पीछे से रामदयाल की आवाज आ रही थी,
लेकिन हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हम तीनों खेतों के बीच दौड़ते रहे। सांस फूल गई थी, लेकिन डर इतना था कि रुकने का मन ही नहीं हुआ। जब तक बाघ दूर नहीं हो गया, हम नहीं रुके। फिर एक जगह आकर हम घास पर बैठ गए, हांफते हुए, और फिर अचानक हम तीनों हंसने लगे, इतनी जोर से कि सांस और भी फूलने लगी। उस हंसी में एक जीत थी, एक राहत थी, और एक बचपन की बेफिक्री थी, जैसे हमने कोई बड़ा काम कर लिया हो। मुन्ना ने कहा, आज तो बच गए, नहीं तो पक्का पकड़ लेता। छोटू ने जवाब दिया, अरे वो बूढ़ा है, हमसे तेज थोड़ी दौड़ पाएगा। और फिर हम फिर से हंस पड़े। थोड़ी देर बाद जब सांस सामान्य हुई तो मैंने जेब में हाथ डाला। एक आधा खाया हुआ आम अभी भी था। मैंने उसे निकाला और धीरे धीरे खाने लगा। अब उसका स्वाद पहले से भी ज्यादा अच्छा लग रहा था, शायद इसलिए क्योंकि उसमें उस पूरे अनुभव का स्वाद भी घुल गया था। सूरज अब थोड़ा ढलने लगा था और हमें याद आया कि घर भी जाना है, वरना डांट पड़ेगी। हम तीनों धीरे धीरे वापस चल पड़े। रास्ते में चुप्पी थी, लेकिन वो चुप्पी भी अच्छी लग रही थी, जैसे हर कोई अपने अपने ख्यालों में खो गया हो। गांव के पास पहुंचते ही हमने अपने कपड़े ठीक किए, चेहरे से मिट्टी साफ की ताकि घर वालों को शक ना हो, और फिर अलग अलग रास्तों से अपने घर की तरफ बढ़ गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उस दिन के बाद वो बाग सिर्फ एक जगह नहीं रहा, वो हमारे लिए एक राज बन गया। एक ऐसी जगह जहां हर बार कुछ नया होता था और हर बार हम कुछ नया महसूस करते थे। और मुझे नहीं पता था कि वो दिन सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि उस बाग में अभी बहुत कुछ बाकी था, कुछ ऐसा जो हमने अभी तक देखा नहीं था। और शायद वही चीज हमारे बचपन की सबसे गहरी याद बनने वाली थी। अगले ही दिन सुबह से ही मन बेचैन था, जैसे कुछ अधूरा रह गया हो। मैं घर के आंगन में बैठा था, माँ चूल्हे पर रोटी सेंक रही थी, लेकिन मेरी नजर बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थी कि कब मुन्ना या छोटू आए और फिर से वही प्लान बने। माँ ने एक बार पूछा भी, क्या हुआ, इतना चुप क्यों है? मैंने बस सिर हिला दिया, कुछ नहीं कहा, क्योंकि अगर मैं बोलता तो शायद खुद को ही समझ नहीं आता कि अंदर क्या चल रहा है। थोड़ी देर बाद मुन्ना बाहर से आवाज लगाता हुआ आया, चलना। बस इतना सुनते ही जैसे अंदर की बेचैनी को रास्ता मिल गया। मैं तुरंत उठकर बाहर आ गया। छोटू भी पहले से ही रास्ते में हमारा इंतजार कर रहा था। हम तीनों ने एक दूसरे को देखा, कुछ बोले बिना ही समझ गए कि आज फिर उसी बाग की तरफ जाना है, लेकिन इस बार सिर्फ आम खाने के लिए नहीं, कुछ और था जो हमें खींच रहा था, जैसे उस जगह में कोई राज छुपा हो। हम इस बार सीधे रास्ते से नहीं गए, बल्कि खेतों के पीछे से घुमाकर गए, ताकि अगर रामदयाल आसपास हो तो हमें देख ना पाए। रास्ते में मिट्टी थोड़ी गीली थी, शायद रात को हल्की बारिश हुई थी। हमारे पैरों के निशान साफ छप रहे थे और हर कदम पर मिट्टी की खुशबू और तेज हो रही थी। हवा में एक अलग सी ठंडक थी जो कल नहीं थी। बाग के पास पहुंचकर हम थोड़ी देर रुके, चारों तरफ नजर दौड़ाई। कोई दिख नहीं रहा था, बस पेड़ों के बीच हल्की हवा की आवाज, जैसे कोई धीरे धीरे बातें कर रहा हो। हम धीरे से अंदर घुसे। इस बार डर थोड़ा कम था, लेकिन सतर्कता उतनी ही थी। हम सीधे उस पेड़ की तरफ नहीं गए जहां कल आम तोड़े थे, बल्कि बाग के और अंदर की तरफ बढ़े। जैसे जैसे हम अंदर जाते गए, पेड़ और घने होते गए। धूप लगभग गायब हो गई। नीचे जमीन पर सूखे पत्तों की मोटी परत थी, जिन पर चलने से हल्की सी चरमराहट होती थी। हम कोशिश कर रहे थे कि आवाज कम हो, लेकिन पूरी तरह चुप रहना मुश्किल था। तभी छोटू ने धीरे से इशारा किया, उधर देखो। हमने देखा कि थोड़ी दूरी पर एक पुराना सा पेड़ था, बाकी पेड़ों से अलग। उसकी डालें टेढ़ी मेढ़ी थीं, जैसे किसी ने उसे मोड़ दिया हो,
और उसके नीचे जमीन थोड़ी साफ थी, जैसे वहां कोई आता जाता रहता हो। मुन्ना ने फुसफुसा कर कहा, यह पेड़ पहले कभी देखा है? मैंने सिर हिलाया, नहीं, क्योंकि सच में वो पेड़ पहले कभी नजर नहीं आया था। हम धीरे धीरे उसके पास गए। दिल की धड़कन फिर तेज हो गई थी, लेकिन इस बार डर के साथ एक जिज्ञासा भी थी। पेड़ के नीचे पहुंचकर हमने देखा कि वहां मिट्टी थोड़ी खोदी हुई है, जैसे किसी ने हाल ही में कुछ दबाया हो या निकाला हो। छोटू ने तुरंत एक लकड़ी उठाई और उस मिट्टी को कुरेदने लगा। मैंने उसे रोका, अरे धीरे, अगर कोई देख लिया तो। लेकिन वो नहीं माना। कुछ ही देर में मिट्टी हटने लगी और उसके नीचे कुछ सख्त चीज दिखी। हम तीनों ने एक दूसरे को देखा, फिर और तेजी से मिट्टी हटाने लगे और थोड़ी ही देर में एक पुरानी लोहे की डिब्बी नजर आई। जंग लगी हुई, लेकिन साफ था कि वो बहुत पुरानी है। मुन्ना ने डरते हुए कहा, खोलें क्या? कुछ पल के लिए हम तीनों चुप हो गए, जैसे सोच रहे हों कि ये सही है या नहीं। लेकिन फिर छोटू ने बिना कुछ बोले डिब्बी उठा ली और उसका ढक्कन खोलने की कोशिश करने लगा। थोड़ी मेहनत के बाद ढक्कन खुल गया। अंदर जो था उसे देखकर हम तीनों एकदम चुप हो गए। उसमें कुछ पुराने सिक्के थे, काले पड़े हुए, और एक मुड़ा हुआ कागज जो शायद बहुत सालों से वहां पड़ा था। मैंने धीरे से वो कागज उठाया। वो इतना पुराना था कि लग रहा था अभी टूट जाएगा। मैंने उसे सावधानी से खोला। उसमें कुछ लिखा था, लेकिन लिखावट साफ नहीं थी, जैसे समय ने उसे धुंधला कर दिया हो। कुछ शब्द समझ आ रहे थे, जैसे वह मत खोलो और का खतरा, लेकिन पूरा मतलब समझ नहीं आ रहा था। मुन्ना ने कहा, यह किसने लिखा होगा? छोटू ने जवाब दिया, शायद किसी ने कुछ छुपाया था। हम तीनों के मन में अब और सवाल उठने लगे थे। ये डिब्बी यहाँ क्यों थी? किसने छुपाई थी? और उसमें ये चेतावनी क्यों लिखी थी? तभी अचानक हमें पास के झाड़ियों में कुछ हलचल सुनाई दी, जैसे कोई चल रहा हो। हम तीनों तुरंत चुप हो गए, सांस तक रोक ली। आवाज धीरे धीरे करीब आ रही थी। पत्तों की सरसराहट साफ सुनाई दे रही थी। मैंने धीरे से कागज वापस डिब्बी में रखा और उसे मिट्टी से ढकने लगा। छोटू और मुन्ना भी मेरी मदद करने लगे। हम नहीं चाहते थे कि कोई हमें इस हालत में देखे। आवाज और पास आई, और फिर एक परछाई पेड़ों के बीच से नजर आई। वो रामदयाल था, लेकिन इस बार वो पहले जैसा नहीं लग रहा था। उसका चेहरा गंभीर था और उसकी चाल भी थोड़ी तेज थी, जैसे वो किसी खास चीज की तलाश में हो। हम तीनों झाड़ियों के पीछे छुप गए। दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन इस बार डर अलग था, जैसे हम किसी बड़े राज के करीब आ गए हों। रामदयाल उस पेड़ के पास आकर रुका। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई और फिर नीचे जमीन को ध्यान से देखने लगा। कुछ पल के लिए लगा कि वो सब समझ गया है, लेकिन फिर उसने कुछ नहीं किया। बस धीरे धीरे आगे बढ़ गया और पेड़ों के बीच गायब हो गया। हम कुछ देर तक वहीं छुपे रहे, जब तक यकीन नहीं हो गया कि वो चला गया है। जब हम बाहर आए तो माहौल पहले जैसा नहीं था। अब वो बाग हमें सिर्फ आम का बाग नहीं लग रहा था, उसमें कुछ और भी था। कुछ ऐसा जो समझ नहीं आ रहा था, लेकिन महसूस हो रहा था। मुन्ना ने धीरे से कहा, हमें यहां से चलना चाहिए। और इस बार किसी ने उसका विरोध नहीं किया। हम चुपचाप वापस लौटने लगे, लेकिन हर कदम के साथ वो डिब्बी, वो कागज और रामदयाल का चेहरा हमारे दिमाग में घूम रहा था। और अब ये साफ था कि वो बाग सिर्फ खेल की जगह नहीं था। वहां कुछ ऐसा था जो शायद हमसे छुपाया गया था, और अब हम उससे अनजान नहीं रह सकते थे। रास्ते भर हम तीनों ने बहुत कम बात की, जैसे हर कोई अपने अपने दिमाग में वही सब दोहरा रहा हो। खेतों के किनारे चलते हुए भी लग रहा था कि कोई पीछे से देख रहा है। मैंने 2-3 बार मुड़कर भी देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ हवा में हिलते पेड़ और दूर तक फैली खामोशी। गांव के पास पहुंचते ही हमने तय किया कि इस बारे में अभी किसी को कुछ नहीं बताएंगे, न घर वालों को,
न बाकी दोस्तों को, क्योंकि अगर ये सच में कोई बड़ा राज है तो पहले हमें खुद समझना होगा। मुन्ना ने कहा, कल फिर चलेंगे। छोटू ने तुरंत सिर हिला दिया और मैंने भी बिना सोचे हामी भर दी। उस रात नींद ठीक से नहीं आई। आंखें बंद करता तो वही पुरानी डिब्बी और वो कागज सामने आ जाता, और बीच बीच में रामदयाल का चेहरा भी, जो आज कुछ अलग ही लग रहा था, जैसे वो सिर्फ बाग का रखवाला नहीं बल्कि उस राज का भी पहरेदार हो, भयदार हो। मैंने करवट बदली। बाहर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी और दूर से हवा की हल्की सरसराहट। सब कुछ सामान्य था, लेकिन मन के अंदर कुछ भी सामान्य नहीं था। सुबह होते ही मैं जल्दी उठ गया, बिना किसी के कहे, बिना किसी काम के। बस इंतजार था कि कब मुन्ना और छोटू आए। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में हल्की गुलाबी रोशनी फैल रही थी। तभी दरवाजे पर हल्की सी आवाज आई। मैंने बाहर देखा, मुन्ना खड़ा था, उसके पीछे छोटू। हम तीनों बिना ज्यादा बात किए फिर उसी रास्ते पर चल पड़े। इस बार कदम तेज थे, जैसे हमें जल्दी से वहां पहुंचना हो। रास्ता भी आज छोटा लग रहा था, शायद इसलिए क्योंकि मन में बस वही एक जगह थी। बाग के पास पहुंचते ही हमने चारों तरफ ध्यान से देखा। सब कुछ शांत था, लेकिन आज की शांति में कुछ अलग था, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। हम धीरे धीरे अंदर गए, इस बार सीधे उसी पुराने पेड़ की तरफ। वहां पहुंचकर हमने देखा कि मिट्टी वैसी ही थी जैसी हम छोड़कर गए थे। इससे थोड़ा सुकून मिला कि किसी ने उसे छेड़ा नहीं है। छोटू ने फिर से लकड़ी उठाई और मिट्टी हटाने लगा। इस बार हम और सावधान थे, हर आवाज पर नजर रखते हुए। कुछ ही देर में डिब्बी फिर से बाहर आ गई, वही जंग लगी लोहे की डिब्बी। लेकिन आज उसे देखते ही दिल की धड़कन और तेज हो गई, जैसे हम जानते हों कि इसके अंदर कुछ ऐसा है जो सब बदल सकता है। मैंने धीरे से ढक्कन खोला। अंदर वही सिक्के और वो कागज था, लेकिन इस बार मैंने कागज को ध्यान से देखने की कोशिश की। सूरज की हल्की रोशनी में उसे अलग अलग एंगल से घुमाया। कुछ शब्द थोड़े साफ दिखने लगे। अगर ये पढ़ रहे हो और वापस रख दो, जैसे किसी ने जानबूझकर चेतावनी दी हो। मुन्ना ने कहा, कहीं ये किसी का छुपाया हुआ खजाना तो नहीं? छोटू ने तुरंत जवाब दिया, अगर खजाना होता तो इतना छोटा क्यों होता? मैं चुप था, क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो शब्द मत खोलो और खतरा बार बार गूंज रहे थे। तभी अचानक मुझे याद आया, बचपन में दादी एक कहानी सुनाती थी इसी बाग के बारे में, कि बहुत साल पहले यहाँ किसी का कुछ खो गया था और उसके बाद से लोग कहते थे कि इस बाग में कुछ ठीक नहीं है। लेकिन तब मैंने कभी उस बात को गंभीरता से नहीं लिया था। मुझे लगा था वो बस डराने के लिए कहती हैं। मैंने ये बात मुन्ना और छोटू को बताई। दोनों कुछ पल के लिए चुप हो गए। छोटू ने धीरे से कहा, तो क्या ये उसी कहानी से जुड़ा हो सकता है? हम तीनों अब और भी ज्यादा उलझ गए थे, लेकिन साथ ही एक अजीब सा खिंचाव भी था, जैसे हम अब पीछे नहीं हट सकते। तभी अचानक फिर से वही आवाज आई, पत्तों की सरसराहट, लेकिन इस बार वो ज्यादा करीब थी। हमने जल्दी से डिब्बी वापस मिट्टी में रखी और उसे ढक दिया और पास की झाड़ियों में छुप गए। इस बार हम पहले से ज्यादा सतर्क थे, सांस भी धीरे लेने की कोशिश कर रहे थे। कुछ ही सेकंड में रामदयाल फिर से सामने आया, लेकिन इस बार वो सीधे उसी पेड़ के पास आया। उसने नीचे झुककर मिट्टी को देखा और फिर अपने हाथ से उसे थोड़ा सा हटाया, जैसे उसे पता हो कि वहां क्या है। हम तीनों एकदम सन्न रह गए। उसने धीरे से डिब्बी बाहर निकाली, उसे हाथ में घुमाया और कुछ पल तक उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी, जैसे वो किसी पुराने दर्द को याद कर रहा हो। फिर उसने डिब्बी खोली
अंदर झांका और एक लंबी सांस ली, जैसे उसे राहत मिली हो कि सब कुछ वैसे ही है। उसने कागज को भी देखा, उसे सीधा किया और फिर वापस रख दिया। उस पल हमें समझ आ गया कि ये कोई साधारण चीज नहीं है और रामदयाल सिर्फ रखवाला नहीं है, वो इस राज का हिस्सा है। शायद सबसे बड़ा हिस्सा रामदयाल कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर उसने डिब्बी को वापस मिट्टी में दबा दिया और बिना पीछे देखे धीरे धीरे आगे बढ़ गया। पेड़ों के बीच उसकी परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। हम कुछ देर तक वहीं छुपे रहे, जब तक यकीन नहीं हो गया कि वो सच में चला गया है। फिर हम धीरे से बाहर आए, लेकिन इस बार हमारे चेहरे पर हंसी नहीं थी, ना ही कोई हल्की बात। सब कुछ गंभीर हो गया था। मुन्ना ने धीरे से कहा, हमें उससे बात करनी चाहिए। छोटू ने तुरंत मना कर दिया, पागल है क्या? अगर वो गुस्सा हो गया तो? मैंने दोनों की तरफ देखा और फिर उस जगह की तरफ जहां डिब्बी दबाई गई थी। अब सवाल सिर्फ ये नहीं था कि डिब्बी में क्या है, बल्कि ये भी था कि रामदयाल उसे इतनी सावधानी से क्यों देख रहा था। और वो कागज, वो चेतावनी, ये सब मिलकर एक ही बात कह रहे थे कि ये कहानी अभी शुरू ही हुई है और आगे कुछ ऐसा है जिसे समझना आसान नहीं होगा। उस दिन हम बाग से निकल तो आए, लेकिन कदम अपने आप धीमे हो गए थे, जैसे मन अभी भी वहीं अटका हो। रास्ते में कोई बात नहीं हुई, सिर्फ सूखी घास की आवाज और हमारे कदमों की हल्की आहट। हर कोई अपने दिमाग में कुछ जोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जितना सोचते उतना ही सब उलझता जाता। गांव के पास आते ही छोटू ने धीरे से कहा, अगर वो डिब्बी इतनी जरूरी है तो उसने उसे घर क्यों नहीं रखा? यह सवाल सीधा था, लेकिन जवाब कहीं नहीं था। मुन्ना ने कहा, शायद किसी को पता ना चले इसलिए। मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मेरे मन में एक और ही बात घूम रही थी। वो कागज, वो चेतावनी, अगर कोई चाहता था कि कोई उसे ना खोले तो फिर उसे वहां छोड़कर क्यों गया? उस शाम मैं घर के बाहर बैठा रहा। लोग अपने अपने काम में लगे थे। कोई खेत से लौट रहा था, कोई कुएं से पानी भर रहा था। सब कुछ वैसा ही था जैसा रोज होता था, लेकिन मेरे अंदर सब कुछ बदल गया था। हर चीज अब किसी न किसी तरह उस बाग से जुड़ी लग रही थी, जैसे उस जगह ने मेरी सोच को पकड़ लिया हो। रात को जब सब सो गए, मैं चुपचाप उठा और बाहर आ गया। आसमान साफ था, तारे साफ दिख रहे थे, हवा थोड़ी ठंडी थी और दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। मैं कुछ देर यूं ही खड़ा रहा, फिर बिना सोचे कदम अपने आप उसी रास्ते की तरफ बढ़ गए। मैंने खुद से कहा था कि अकेले नहीं जाऊंगा, लेकिन उस वक्त जैसे किसी ने अंदर से धक्का दिया हो और मैं चल पड़ा। रास्ता अंधेरे में अलग लग रहा था, दिन की तुलना में ज्यादा गहरा, ज्यादा शांत। हर पेड़ की परछाई लंबी और अजीब सी लग रही थी। जब मैं बाग के पास पहुंचा तो कुछ पल के लिए रुका। दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन अब वापस जाने का मन नहीं था। मैं धीरे धीरे अंदर गया। इस बार हर आवाज साफ सुनाई दे रही थी, पत्तों की हल्की सरसराहट, कहीं दूर कोई जानवर और अपने ही कदमों की आहट। मैं सीधे उसी पुराने पेड़ की तरफ गया। अंधेरे में उसे पहचानना मुश्किल था, लेकिन उसकी टेढ़ी मेढ़ी डालें उसे अलग बनाती थीं। जैसे ही मैं पास पहुंचा, मैंने देखा कि वहां कोई और भी है। मैं तुरंत एक पेड़ के पीछे छुप गया, सांस रोक ली और ध्यान से देखने लगा। वो रामदयाल था, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके सामने एक और आदमी खड़ा था, जिसकी पीठ मेरी तरफ थी। दोनों धीरे धीरे बात कर रहे थे। मैं उनकी बात साफ नहीं सुन पा रहा था, लेकिन कुछ शब्द हवा में तैरकर मेरे तक आ रहे थे। अब और नहीं, और बहुत साल हो गए। और फिर रामदयाल की आवाज थोड़ी तेज हुई,
ये बात यहीं खत्म होनी चाहिए। मेरा दिल और तेज धड़कने लगा। मैं और ध्यान से सुनने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी मेरे पैर के नीचे एक सूखा पत्ता आ गया और हल्की सी आवाज हो गई। दोनों आदमी एकदम चुप हो गए और उनकी नजरें मेरी तरफ घूम गईं। मैं वहीं जम गया, जैसे शरीर ने हिलने से मना कर दिया हो। कुछ सेकंड तक कोई नहीं हिला। फिर रामदयाल धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैंने सोचा कि अब पकड़ा गया, अब कुछ नहीं बचा। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा करीब आया, मैंने मौका देखकर दौड़ लगा दी। पीछे से उसकी आवाज आई, रुको। लेकिन इस बार मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं पूरी ताकत से भागता रहा। अंधेरे में रास्ता साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन डर इतना था कि पैर खुद रास्ता ढूंढ रहे थे। कुछ देर बाद जब मैं बाग से बाहर निकला, तब जाकर रुका। सांस इतनी तेज चल रही थी कि लग रहा था अभी गिर जाऊंगा। मैं कुछ देर वहीं बैठा रहा, फिर धीरे धीरे घर की तरफ लौट आया। उस रात नींद तो बिल्कुल नहीं आई। आंखें बंद करता तो वही दृश्य सामने आ जाता। रामदयाल और वो दूसरा आदमी, उनकी बातें, और फिर मेरा पकड़ा जाना। सुबह होते ही मैं मुन्ना और छोटू के पास गया। दोनों को सब कुछ बताया। दोनों पहले तो चुप रहे, फिर छोटू ने कहा, अब तो पक्का है कि कुछ बड़ा है। मुन्ना ने धीरे से कहा, और वो दूसरा आदमी कौन था? हम तीनों अब पहले से ज्यादा उलझ चुके थे, लेकिन साथ ही एक बात साफ थी। अब ये सिर्फ जिज्ञासा नहीं रही थी, ये एक ऐसी बात बन गई थी जिसे समझना जरूरी था। हमने तय किया कि अब जल्दबाजी नहीं करेंगे, पहले समझेंगे, देखेंगे और सही वक्त का इंतजार करेंगे, क्योंकि अब जो भी आगे होगा वो पहले से ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है। और उस दिन के बाद पहली बार हमें लगा कि वो बाग, जो कभी सिर्फ खेल और शरारत की जगह था, अब कुछ और बन चुका है। कुछ ऐसा जो हमें अपने अंदर खींच रहा है, लेकिन साथ ही हमें चेतावनी भी दे रहा है कि हर राज को जानना जरूरी नहीं होता। लेकिन ये बात जितनी समझ में आती थी, उतनी ही दिल उसे मानने को तैयार नहीं था। अगले 2 दिन हम जानबूझकर बाग की तरफ नहीं गए, जैसे खुद को रोकने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन ये दूरी भी अजीब थी, जैसे कुछ छूट रहा हो। हर रोज शाम को जब सूरज ढलता तो वही रास्ता याद आता, वही पेड़, वही डिब्बी और रामदयाल का चेहरा। तीसरे दिन मुन्ना खुद मेरे घर आ गया। बिना कुछ कहे ही हम दोनों समझ गए कि अब रुकना मुश्किल है। छोटू भी कुछ ही देर में आ गया। उसकी आंखों में वही बेचैनी थी जो हम दोनों के अंदर थी। इस बार हमने तय किया कि बाग जाएंगे, लेकिन सीधे उस पेड़ के पास नहीं जाएंगे। पहले देखेंगे कि वहां क्या चल रहा है। हम धीरे धीरे खेतों के किनारे से होते हुए बाग के पास पहुंचे। इस बार दोपहर नहीं थी, हल्की शाम होने लगी थी। हवा में थोड़ी ठंडक थी और पेड़ों की छाया लंबी हो गई थी, जिससे हर चीज थोड़ी अलग, थोड़ी रहस्यमयी लग रही थी। हम बाग के अंदर घुसे और एक ऐसे पेड़ के पीछे छुपकर बैठ गए जहां से उस पुराने पेड़ की तरफ नजर जा सके, लेकिन हम खुद नजर न आए। कुछ देर तक वहां कुछ नहीं हुआ, बस हवा की आवाज और कभी कभी पत्तों की हल्की हलचल। फिर थोड़ी देर बाद हमने देखा रामदयाल धीरे धीरे उस तरफ आ रहा था, लेकिन इस बार वो अकेला था। उसके हाथ में एक छोटा सा कपड़ा था जिसमें कुछ लिपटा हुआ लग रहा था। वो सीधे उस पेड़ के पास गया, नीचे बैठा और मिट्टी हटाने लगा। हम तीनों चुपचाप देखते रहे। दिल की धड़कन धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। उसने डिब्बी निकाली, खोली और फिर उस कपड़े में लिपटी चीज को भी खोलने लगा। जैसे ही कपड़ा खुला, उसमें से एक पुरानी सी चाबी निकली। चाबी देखकर हम तीनों एक दूसरे को देखने लगे। ये सब अब और भी उलझता जा रहा था। डिब्बी, कागज,
चेतावनी और अब ये चाबी, ये सब किसी एक ही कहानी के हिस्से लग रहे थे। लेकिन पूरी कहानी अभी भी समझ नहीं आ रही थी। रामदयाल ने उस चाबी को कुछ देर तक देखा, फिर उसे डिब्बी में रखा और कागज को फिर से ठीक करके उसके ऊपर रखा, जैसे सब कुछ एक खास तरीके से रखना जरूरी हो। फिर उसने डिब्बी को वापस मिट्टी में दबा दिया, लेकिन इस बार वो तुरंत नहीं गया। वो वहीं बैठा रहा, कुछ देर तक जमीन को देखता रहा, जैसे किसी पुरानी याद में खो गया हो। फिर उसने धीरे से कुछ कहा जो हमें साफ नहीं सुनाई दिया, लेकिन उसकी आवाज में एक थकान थी, एक बोझ था। थोड़ी देर बाद वो उठकर चला गया और जैसे ही वो नजरों से ओझल हुआ, छोटू ने धीरे से कहा, अब तो हमें देखना ही पड़ेगा। मुन्ना ने भी सिर हिलाया और इस बार मैंने भी मना नहीं किया। हम धीरे धीरे उस पेड़ के पास पहुंचे, हर कदम सोच समझ कर रखते हुए, जैसे कोई बड़ी गलती ना हो जाए। छोटू ने फिर से मिट्टी हटानी शुरू की। इस बार हम और भी ज्यादा सतर्क थे। कुछ ही देर में डिब्बी फिर से बाहर थी। मैंने उसे खोला, अंदर वही सिक्के, वही कागज और अब वो चाबी भी। मैंने चाबी को हाथ में लिया। वो ठंडी थी और भारी भी, जैसे किसी पुराने ताले के लिए बनी हो। मुन्ना ने धीरे से कहा, ये किस चीज की चाबी होगी? छोटू ने चारों तरफ देखा। यहां तो कोई ताला नहीं दिख रहा। हम तीनों कुछ देर तक वहीं खड़े रहे, सोचते हुए। तभी मुझे अचानक कुछ याद आया। बाग के अंदर एक पुराना कुआं था, जो अब इस्तेमाल में नहीं था और जिसके बारे में लोग कहते थे कि वो बहुत गहरा है और खतरनाक भी। मैंने ये बात दोनों को बताई। छोटू ने तुरंत कहा, चलो वहीं देखते हैं। मुन्ना थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर वो भी तैयार हो गया। हम चाबी और डिब्बी को वैसे ही वापस रखकर, मिट्टी से ढककर उस कुएं की तरफ बढ़े। रास्ता थोड़ा घना था, पेड़ और झाड़ियां ज्यादा थीं और वहां की हवा भी थोड़ी भारी लग रही थी। कुएं के पास पहुंचते ही एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ, जैसे वहां की हवा भी अलग हो। कुआं पुराना था, उसकी दीवारों पर काई जमी हुई थी और अंदर झांकने पर बस अंधेरा दिखता था। हम तीनों उसके किनारे खड़े हो गए। अंदर झांकते हुए नीचे कुछ साफ नहीं दिख रहा था, बस गहराई का एहसास। छोटू ने धीरे से कहा, क्या चाबी इसी की है? मैंने कुएं के चारों तरफ नजर दौड़ाई और तभी मुझे दीवार के एक हिस्से पर कुछ अलग दिखा, जैसे पत्थरों के बीच एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा लगा हो। मैं उसके पास गया, हाथ से छूकर देखा। वो सच में एक छोटा सा ताला था, जो काई और मिट्टी से ढका हुआ था, जैसे सालों से किसी ने उसे छुआ ही नहीं। मेरे हाथ में अभी भी वो चाबी का एहसास था और अब ये साफ हो रहा था कि ये चाबी उसी ताले के लिए हो सकती है, लेकिन उसी के साथ वो कागज और उसकी चेतावनी भी याद आ रही थी। मुन्ना ने धीरे से कहा, खोलें क्या? छोटू ने बिना सोचे कहा, इतना सब देखने के बाद अब पीछे हटना बेवकूफी होगी। मैं कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर धीरे से चाबी को उस ताले के पास ले गया। हाथ हल्का कांप रहा था, दिल जोर से धड़क रहा था और दिमाग में बस एक ही सवाल था कि अगर हमने ये खोल दिया तो क्या होगा। और शायद इसी सवाल का जवाब हमें आगे बढ़ने से रोक भी रहा था और खींच भी रहा था, क्योंकि अब ये सिर्फ एक खेल नहीं रहा था। ये कुछ ऐसा बन चुका था जो हमारे बचपन की सबसे गहरी याद बनने वाला था, चाहे वो अच्छी हो या डरावनी। उस पल हम तीनों उसी कुएं के किनारे खड़े थे। हवा जैसे रुक गई थी, आसपास के पेड़ भी चुप थे, जैसे सब कुछ देख रहे हों। मैंने चाबी को धीरे से ताले में लगाया। वो बिना किसी जोर के अंदर चली गई, जैसे उसी के लिए बनी हो। कुछ पल के लिए मैंने हाथ वहीं रोक लिया, फिर धीरे से उसे घुमाया। एक हल्की सी खट की आवाज हुई, ताला खुल गया। हम तीनों ने एक साथ एक दूसरे को देखा। आंखों में डर भी था और उत्सुकता भी। छोटू ने धीरे से ताले को हटाया
और वहां लगा छोटा सा लोहे का ढक्कन जैसे ढीला पड़ गया। हमने उसे धीरे धीरे खींचकर खोला। अंदर एक छोटा सा खोखला हिस्सा था, जैसे कुएं की दीवार के अंदर एक छुपा हुआ खाने जैसा। उसमें एक पुराना कपड़ा रखा था जो नमी से भारी हो गया था। मैंने सावधानी से उसे बाहर निकाला। जैसे ही कपड़ा खुला, उसमें एक छोटी सी लकड़ी की पेटी थी, डिब्बी से थोड़ी अलग, ज्यादा सधी हुई, जैसे किसी ने उसे खास तौर पर बनाया हो। छोटू ने कहा, खोलो इसे। मैंने पेटी को हाथ में लिया। उसकी सतह चिकनी थी, लेकिन उस पर भी समय के निशान थे। मैंने धीरे से उसका ढक्कन उठाया। अंदर जो था उसे देखकर हम तीनों कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गए। उसमें एक पुरानी फोटो थी, काली सफेद, जिसमें 3 लोग खड़े थे, एक आदमी, एक औरत और एक छोटा बच्चा। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन फोटो के किनारे फटे हुए थे, जैसे किसी ने उसे जल्दी में छुपाया हो। फोटो के नीचे एक और कागज था, इस बार पहले से थोड़ा साफ। मैंने उसे उठाया और खोलकर पढ़ने की कोशिश की। इसमें लिखा था, अगर कोई ये पाए तो समझ लेना कि सच कभी छुपा नहीं रहता। और नीचे एक नाम था जो थोड़ा धुंधला था, लेकिन इतना साफ था कि पढ़ा जा सके, रामदयाल। हम तीनों एकदम सन्न रह गए। इसका मतलब साफ था, ये सब उसी का है और वो खुद इस सब को छुपा रहा है। लेकिन क्यों? ये सवाल अब और भी बड़ा हो गया था। मुन्ना ने धीरे से कहा, ये उसका परिवार होगा। छोटू ने फोटो को ध्यान से देखते हुए कहा, लेकिन ये यहां क्यों छुपाया? मैं कुछ नहीं बोला, क्योंकि अब सब कुछ एक साथ जुड़ने लगा था। वो डिब्बी, वो चेतावनी, वो चाबी, और अब ये फोटो और ये कागज, जैसे कोई कहानी धीरे धीरे खुल रही हो, लेकिन पूरी अभी भी बाकी हो। तभी अचानक हमें पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। हम तीनों ने एक साथ पीछे देखा और वहां रामदयाल खड़ा था। उसकी आंखें सीधी हमारी तरफ थीं। इस बार वो न गुस्से में था, न हैरान, बस एक गहरी थकान थी उसके चेहरे पर, जैसे उसे पहले से पता हो कि ये दिन आएगा। हम तीनों कुछ नहीं बोल पाए। हाथ में वो पेटी और फोटो थी और अब छुपाने का कोई मतलब नहीं था। रामदयाल धीरे धीरे हमारे पास आया। उसके कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन वो जल्दी में नहीं था। ऐसे हर कदम सोच कर रख रहा हो। वो हमारे सामने आकर रुक गया। कुछ पल तक उसने कुछ नहीं कहा, बस उस पेटी और फोटो को देखता रहा। फिर उसने धीरे से कहा, तुम लोगों ने खोल ही दिया। उसकी आवाज में डांट नहीं थी, बस एक भारीपन था, जैसे कोई पुरानी बात फिर से सामने आ गई हो। मैंने हिम्मत करके पूछा, ये सब क्या है? रामदयाल ने कुछ पल के लिए आंखें बंद की, फिर धीरे से बैठ गया, जैसे अब खड़े रहना मुश्किल हो। उसने हाथ बढ़ाकर फोटो को लिया और उसे देखते हुए बोला, ये मेरा परिवार था। हम तीनों चुप रहे। उसकी बात सुनते हुए अब वो खुद बोल रहा था, जैसे अंदर जो कुछ सालों से दबा था वो बाहर आना चाहता हो। बहुत साल पहले उसने धीरे धीरे कहना शुरू किया, ये बाग सिर्फ आम का बाग नहीं था, यहां मेरा घर भी था। मैं, मेरी पत्नी और मेरा बेटा, हम यहीं रहते थे। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन हर शब्द साफ था, जैसे हर बात उसके अंदर गहराई से बसी हो। एक रात उसने आगे कहा, कुछ लोग आए, उन्हें कुछ चाहिए था, कुछ ऐसा जो मेरे पास नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझ पर भरोसा नहीं किया और उस रात सब कुछ बदल गया। हम तीनों उसकी बात सुनते रहे, बिना कुछ बोले। हवा भी जैसे थम गई थी। मैंने बहुत कोशिश की, उसने कहा, लेकिन मैं उन्हें बचा नहीं पाया। उसकी आवाज हल्की कांप गई, लेकिन उसने खुद को संभाला।
उसके बाद मैंने ये सब यहाँ छुपा दिया ताकि कोई उस रात की सच्चाई ना जाने। मैंने धीरे से पूछा, लेकिन क्यों? उसने मेरी तरफ देखा। क्योंकि सच कभी कभी सिर्फ दर्द देता है और कुछ नहीं। हम तीनों अब पूरी तरह समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन इतना जरूर था कि ये सिर्फ कोई साधारण कहानी नहीं थी। इसमें कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो अभी तक उसने बताया नहीं था। रामदयाल ने धीरे से पेटी को वापस बंद किया और कहा, अब जो देख लिया है उसे भूल जाओ। ये जगह तुम्हारे खेल के लिए ठीक नहीं है। उसकी बात साफ थी, लेकिन हमारे मन में अब और भी सवाल थे, और अब वापस जाना उतना आसान नहीं था जितना वो कह रहा था, क्योंकि अब हम उस राज के बीच खड़े थे जो सालों से छुपा हुआ था और अब धीरे धीरे हमारे सामने खुल रहा था। हम तीनों कुछ पल तक वहीं खड़े रहे, जैसे समझ ही नहीं पा रहे हों कि क्या करें। रामदयाल की बात साफ थी, लेकिन दिल उसे मानने को तैयार नहीं था। छोटू ने सबसे पहले चुप्पी तोड़ी। उसने धीरे से कहा, अगर सब खत्म हो गया था तो आपने ये सब छुपाया क्यों? उसकी आवाज में डर भी था और जिद भी। रामदयाल ने उसकी तरफ देखा, कुछ पल तक कुछ नहीं बोला। फिर उसने गहरी सांस ली और कुएं के किनारे बैठ गया, जैसे अब खड़े रहकर ये सब कहना मुश्किल हो। उसने हाथ से उस पत्थर को छुआ जिसके पीछे वो ताला लगा था, और धीरे से बोला, क्योंकि कहानी वहीं खत्म नहीं हुई थी। हम तीनों एकदम चुप हो गए। अब बात और गहरी हो रही थी। मैंने पूछा, मतलब? उसने थोड़ा सिर झुकाया, जैसे यादों को फिर से सामने ला रहा हो। उस रात जो लोग आए थे वो खाली हाथ नहीं गए थे। उन्हें जो चाहिए था वो मिला नहीं, लेकिन वो ये समझ कर गए कि मैं झूठ बोल रहा हूं। उसने थोड़ी देर रुककर हमारी तरफ देखा, और जब किसी को लगता है कि तुमने उसे धोखा दिया है तो वो जल्दी हार नहीं मानता। मेरे अंदर एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई, जैसे अब बात सिर्फ बीते हुए की नहीं थी, बल्कि कुछ ऐसा भी था जो अभी तक खत्म नहीं हुआ। मुन्ना ने धीरे से पूछा, क्या वो लोग फिर आए थे? रामदयाल ने सिर हिलाया। हाँ, कई बार। पहले कुछ दिनों तक, फिर कुछ महीनों बाद, और फिर सालों तक कभी कभी, जैसे उन्हें यकीन था कि कुछ न कुछ यहां छुपा है। छोटू ने जल्दी से कहा, लेकिन है क्या? इस बार रामदयाल ने सीधा जवाब नहीं दिया। उसने हमारी तरफ देखा, फिर उस पेटी की तरफ जो अभी भी मेरे हाथ में थी, और बोला, जो तुम्हें दिख रहा है वो सब नहीं है। हम तीनों के चेहरे पर एक साथ सवाल आ गया। मैंने धीरे से पेटी को फिर से खोला। फोटो और कागज वैसे ही थे, लेकिन अब लग रहा था कि इसमें कुछ और भी होना चाहिए। मैंने उंगलियों से अंदर टटोल कर देखा। अंदर एक कोना थोड़ा उभरा हुआ था, जैसे नीचे कुछ और छुपा हो। मैंने धीरे से उसे दबाया और अचानक पेटी के अंदर का एक हिस्सा खिसक गया, जैसे एक गुप्त जगह खुल गई हो। उसके अंदर एक छोटी सी कपड़े में लिपटी चीज थी। मैंने उसे निकाला। हाथ थोड़ा कांप रहा था। कपड़ा खोलते ही उसमें एक छोटा सा धातु का टुकड़ा निकला, जो देखने में किसी पुराने गहने जैसा लग रहा था, लेकिन पूरा नहीं था, जैसे किसी बड़ी चीज का हिस्सा हो। मुन्ना ने कहा, ये क्या है? छोटू ने उसे हाथ में लेकर देखा। लगता है किसी ताले या मशीन का हिस्सा है। रामदयाल ने उसे देखा और उसकी आंखों में एक पल के लिए कुछ बदल गया, जैसे कोई पुरानी चिंगारी फिर से जल उठी हो। उसने धीरे से कहा, यही वो चीज है जिसके लिए वो लोग आए थे। हम तीनों ने एक साथ उसकी तरफ देखा। अब सब कुछ और साफ हो रहा था, लेकिन साथ ही और भी उलझता जा रहा था। मैंने पूछा, ये क्या करता है? रामदयाल ने धीरे से सिर हिलाया। मुझे पूरा नहीं पता, लेकिन इतना जानता हूं कि ये अकेला कुछ नहीं है। इसके और भी हिस्से हैं, और जब वो सब एक साथ आते हैं
तब कुछ ऐसा खुलता है जिसे बंद ही रहना चाहिए। उसकी आवाज में अब डर साफ था, जैसे वो सिर्फ कहानी नहीं बता रहा बल्कि हमें चेतावनी दे रहा हो। तभी अचानक दूर से एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई सूखी टहनी टूटे। हम सब एकदम चुप हो गए और हमारी नजरें एक साथ बाग के उस हिस्से की तरफ गईं जहां से वो आवाज आई थी। रामदयाल तुरंत खड़ा हो गया। उसकी नजरें तेज हो गईं, जैसे वो इस आवाज को पहचानता हो। उसने धीरे से कहा, तुम लोग अभी यहां से जाओ। इस बार उसकी आवाज में सख्ती थी, जैसे वो कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। लेकिन छोटू ने हिचकते हुए कहा, लेकिन जाओ। उसने बीच में ही रोक दिया। बार उसकी आवाज और कड़ी थी। हम तीनों ने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ कहे पीछे हटने लगे, लेकिन कदम भारी थे, जैसे मन अभी भी वहीं अटका हो। जैसे ही हम थोड़ा दूर हुए, मैंने पीछे मुड़कर देखा। रामदयाल उसी जगह खड़ा था। उसकी नजरें अब भी उस दिशा में थीं जहां से आवाज आई थी। हम बाग से बाहर आ गए, लेकिन इस बार डर पहले से अलग था। अब ये सिर्फ पकड़े जाने का डर नहीं था, ये कुछ और था। कुछ ऐसा जो समझ नहीं आ रहा था, लेकिन महसूस हो रहा था। रास्ते में छोटू ने धीरे से कहा, कोई और भी है वहां? मुन्ना ने सिर हिलाया, और शायद वही लोग हैं जिनकी बात वो कर रहा था। मैं चुप था, क्योंकि अब मेरे दिमाग में बस वही छोटा सा धातु का टुकड़ा घूम रहा था, और वो बात कि इसके और भी हिस्से हैं। और अब ये साफ था कि ये कहानी सिर्फ बीते हुए की नहीं है, ये अभी भी चल रही है, और हम अनजाने में उसका हिस्सा बन चुके हैं, चाहे हम चाहें या नहीं। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। हम तीनों घर तो लौट आए थे, लेकिन मन जैसे वहीं अटक गया था। नींद बार बार टूट रही थी। हर आवाज पर लगता कोई दरवाजे के बाहर खड़ा है। हवा भी अलग लग रही थी, जैसे उसमें कोई बेचैनी घुल गई हो। अगली सुबह हम तीनों जल्दी मिल गए, बिना किसी को बताए। इस बार चेहरे पर वो शरारत नहीं थी जो पहले होती थी। अब एक गंभीरता थी, जैसे हम किसी खेल में नहीं बल्कि किसी जिम्मेदारी में उतर चुके हों। मुन्ना ने धीरे से कहा, अगर वो लोग सच में वापस आए हैं तो रामदयाल अकेला क्या करेगा? छोटू ने तुरंत जवाब दिया, तो हम क्या कर सकते हैं? मैं कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, कम से कम हमें यह समझना होगा कि वो चीज क्या है। हमने तय किया कि आज बाग जाएंगे, लेकिन इस बार सीधे अंदर नहीं जाएंगे। पहले बाहर से ही नजर रखेंगे, ताकि पता चले कि कोई और भी आता जाता है या नहीं। हम बाग के पास पहुंचे और एक ऊंचे मेड़ के पीछे छुपकर बैठ गए। वहां से अंदर का कुछ हिस्सा दिख रहा था, लेकिन हम खुद छुपे हुए थे। सूरज ऊपर चढ़ रहा था और धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ, फिर अचानक हमने देखा 2 आदमी बाग के दूसरे कोने से अंदर आते दिखे। उनके कपड़े हमारे गांव के लोगों जैसे नहीं थे, और उनकी चाल में एक सतर्कता थी, जैसे वो किसी खास चीज की तलाश में हो। हम तीनों ने एक दूसरे को देखा। दिल की धड़कन तेज हो गई। ये वही लोग हो सकते हैं जिनकी बात रामदयाल कर रहा था। वे दोनों धीरे धीरे पेड़ों के बीच चलते हुए उसी दिशा में बढ़ रहे थे जहां वो पुराना पेड़ था। हमने सांस रोक ली और ध्यान से देखने लगे। थोड़ी देर बाद रामदयाल भी दिखाई दिया। वो उनके सामने आकर खड़ा हो गया। तीनों कुछ देर तक बात करते रहे, लेकिन इस बार उनकी आवाज थोड़ी तेज थी। कुछ शब्द साफ सुनाई दे रहे थे। अब बहुत हो गया, रामदयाल कह रहा था। मैंने कहा ना, यहां कुछ नहीं है। उनमें से एक आदमी ने हंसते हुए कहा, तुम इतने साल से यही कह रहे हो, लेकिन हमें यकीन नहीं है। दूसरा आदमी आगे बढ़ा। उसकी आवाज धीमी लेकिन सख्त थी। और अब हम खुद देखेंगे।
ये सुनते ही हमारे दिल की धड़कन और तेज हो गई। वो सीधे उस पेड़ की तरफ बढ़ने लगे। रामदयाल ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं रुके। हम तीनों अब और छुपे नहीं रह सके। बिना सोचे हम भी धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगे, लेकिन दूरी बनाए रखते हुए जैसे ही वो लोग पेड़ के पास पहुंचे, उनमें से एक ने मिट्टी हटानी शुरू कर दी और कुछ ही देर में डिब्बी बाहर आ गई। रामदयाल ने फिर से उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन इस बार उनमें से एक ने उसे धक्का दे दिया। वो थोड़ा पीछे हट गया, लेकिन गिरा नहीं। हमारे अंदर गुस्सा भी था और डर भी, लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे थे। बस देख रहे थे। उन्होंने डिब्बी खोली, अंदर देखा और फिर उनमें से एक ने कहा, ये तो वही है। दूसरे ने जल्दी से चाबी निकाली और बोला, बाकी कहाँ है? रामदयाल चुप रहा। उसकी नजरें नीचे थीं, जैसे वो कुछ सोच रहा हो। तभी उनमें से एक आदमी ने उसे पकड़ लिया और सख्त आवाज में कहा, सच बता, वरना अच्छा नहीं होगा। ये देखकर हमसे रहा नहीं गया। छोटू ने धीरे से कहा, कुछ करना पड़ेगा। मैंने जल्दी से चारों तरफ देखा। पास में कुछ पत्थर पड़े थे। मैंने एक छोटा पत्थर उठाया और थोड़ी दूर झाड़ियों में फेंक दिया। पत्थर गिरने की आवाज सुनते ही दोनों आदमी चौकन्ने हो गए। उन्होंने तुरंत उस दिशा में देखा और कुछ पल के लिए उनका ध्यान बंट गया। रामदयाल ने उसी मौके का फायदा उठाया। उसने खुद को छुड़ाया और पीछे हट गया। हम तीनों वहीं छुपे रहे, सांस रोके, दिल जोर से धड़क रहा था। कुछ सेकंड बाद जब उन्हें कुछ नहीं मिला, तो वे फिर से डिब्बी की तरफ लौट आए, लेकिन अब उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। कोई और भी है यहाँ? उनमें से एक ने कहा। अब हालात और खतरनाक हो चुके थे। हम समझ गए कि अगर अब पकड़े गए तो बात सिर्फ डांट तक नहीं रहेगी। हम धीरे धीरे पीछे हटने लगे, बहुत सावधानी से, ताकि कोई आवाज ना हो। लेकिन तभी छोटू का पैर एक सूखी टहनी पर पड़ गया और हल्की सी आवाज हो गई। तीनों आदमी एक साथ हमारी दिशा में मुड़े। अब छुपने का कोई मतलब नहीं था। हमने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ कहे दौड़ पड़े। पीछे से आवाज आई, रुको। लेकिन इस बार हम रुके नहीं। हम पूरी ताकत से भागते रहे, पेड़ों के बीच से निकलते हुए, झाड़ियों को पार करते हुए। बस एक ही मकसद था, किसी तरह वहां से निकलना। कुछ देर बाद जब हम बाग से बाहर निकले, तब जाकर रुके। सांस तेज चल रही थी और दिल अभी भी धड़क रहा था। हमने पीछे मुड़कर देखा, कोई पीछा करता हुआ नहीं दिखा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि खतरा टल गया है। अब सब कुछ खुल चुका था। वो लोग वापस आ गए थे और अब वो खुद खोजने पर उतर आए थे। और अब ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं रही थी, ये एक ऐसा खेल बन चुका था जिसमें हर कदम सोच समझ कर रखना होगा, क्योंकि अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। उस दिन के बाद हम तीनों ने पहली बार महसूस किया कि अब ये सिर्फ जिज्ञासा या बचपन की शरारत नहीं रही। ये कुछ ऐसा बन गया है जिसमें हमें संभल कर चलना होगा, वरना हम खुद भी उसी जाल में फंस सकते हैं जिसके बारे में हम ठीक से जानते भी नहीं। हम थोड़ी दूर जाकर एक सूखी नहर के किनारे बैठ गए। सांस अभी भी तेज चल रही थी, लेकिन अब दिमाग धीरे धीरे साफ होने लगा था। छोटू ने सबसे पहले कहा, अगर वो लोग डिब्बी तक पहुंच गए हैं तो अब वो उस कुएं तक भी पहुंच जाएंगे। ये सुनते ही मेरे अंदर जैसे एक झटका लगा, क्योंकि कुएं के पीछे जो हमने देखा था वो अगर उनके हाथ लग गया तो शायद सब कुछ और बिगड़ जाएगा। मुन्ना ने धीरे से कहा, और अगर उन्हें वो धातु वाला टुकड़ा मिल गया तो। उसने बात पूरी नहीं की, लेकिन हम तीनों समझ गए कि वो क्या कहना चाहता है। मैंने थोड़ी देर सोचकर कहा, हमें उससे पहले कुछ करना होगा। छोटू ने पूछा, क्या? मैंने सीधे जवाब नहीं दिया,
क्योंकि खुद मुझे भी पूरी तरह समझ नहीं आ रहा था, लेकिन इतना जरूर था कि अगर हम बस देखते रहे तो हालात हमारे हाथ से निकल जाएंगे। कुछ देर चुप्पी रही, फिर मुन्ना ने धीरे से कहा, हमें रामदयाल से बात करनी चाहिए। इस बार छोटू ने भी मना नहीं किया। शायद अब उसे भी समझ आ गया था कि यह अकेले समझने वाली बात नहीं है। हमने तय किया कि शाम होने तक इंतजार करेंगे, जब बाग थोड़ा शांत हो जाए, और फिर सीधे रामदयाल के पास जाएंगे। पूरा दिन जैसे बहुत लंबा लग रहा था। हर पल दिमाग में वही बातें घूम रही थीं। वो दो आदमी, उनका गुस्सा और उनका यकीन कि कुछ ना कुछ यहाँ छुपा है। शाम होते ही हम फिर उसी रास्ते पर निकल पड़े, लेकिन इस बार हमारे कदमों में पहले जैसी तेजी नहीं थी। एक सतर्कता थी, जैसे हर कदम सोचकर रखा जा रहा हो। बाग के पास पहुंचते ही हमने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सब कुछ शांत लग रहा था, लेकिन अब हम जानते थे कि यह शांति कभी भी टूट सकती है। हम धीरे धीरे अंदर गए और सीधे उस जगह की तरफ बढ़े जहां हमने आखिरी बार रामदयाल को देखा था। थोड़ी ही दूर जाने पर वो हमें दिख गया। वो एक पेड़ के नीचे बैठा था, सिर झुका हुआ, जैसे किसी गहरी सोच में डूबा हो। हम उसके पास पहुंचे। उसने धीरे से सिर उठाया और हमें देखकर कोई हैरानी नहीं जताई, जैसे उसे पहले से पता हो कि हम आएंगे। मैंने धीरे से कहा, वो लोग फिर आए थे। उसने सिर हिलाया। मुझे पता है। मुन्ना ने पूछा, अब क्या होगा? रामदयाल कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अब वो रुकने वाले नहीं हैं। उसकी आवाज में एक ठहराव था, जैसे वो ये बात पहले से जानता हो। मैंने हिम्मत करके कहा, हमें सब कुछ बता दीजिए, पूरा सच, वरना हम कुछ समझ नहीं पाएंगे। इस बार उसने हमारी तरफ थोड़ा ध्यान से देखा, जैसे परख रहा हो कि हम सच में तैयार हैं या नहीं। फिर उसने धीरे से कहना शुरू किया, जो टुकड़ा तुमने देखा है वो एक पुराने ताले का हिस्सा है, लेकिन वो साधारण ताला नहीं है। हम तीनों ध्यान से सुनने लगे। बहुत साल पहले, उसने कहा, यहाँ एक तहखाना था बाग के नीचे, जिसे बहुत कम लोग जानते थे, और उसमें कुछ ऐसा रखा गया था जिसे बाहर नहीं आना चाहिए था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या? उसने सिर हिलाया। मुझे पूरा नहीं पता, लेकिन इतना जानता हूं कि उसे खोलने के लिए उस ताले के कई हिस्से चाहिए थे, और जो टुकड़ा तुम्हारे पास है वो उनमें से एक है। छोटू ने जल्दी से कहा, और बाकी हिस्से? रामदयाल ने गहरी सांस ली। कुछ खो गए, कुछ छुपा दिए गए, और कुछ शायद अभी भी कहीं हैं। अब सब कुछ एक साथ जुड़ रहा था। वो लोग क्यों बार बार आ रहे थे? वो क्यों मानते थे कि यहाँ कुछ छुपा है? और ये सब इतना जरूरी क्यों था? मैंने पूछा। अगर वो तहखाना खुल गया तो क्या होगा? रामदयाल ने सीधा जवाब नहीं दिया। उसने बस इतना कहा, जो बंद है वो बंद ही रहना चाहिए। उसकी आवाज में अब डर साफ था। तभी अचानक दूर से फिर वही आवाज आई, जैसे कोई बाग में दाखिल हो रहा हो। हम सब एकदम चुप हो गए। रामदयाल तुरंत खड़ा हो गया। उसकी नजरें उस दिशा में टिक गईं। इस बार उसकी आवाज धीमी लेकिन साफ थी। अब फैसला करने का वक्त आ गया है। हम तीनों ने एक दूसरे को देखा। दिल जोर से धड़क रहा था, क्योंकि अब यह सिर्फ छुपने या देखने की बात नहीं थी। अब हमें तय करना था कि हम इस कहानी से बाहर निकलेंगे या फिर पूरी तरह इसमें उतर जाएंगे। उस पल हमारे बीच कोई लंबी बात नहीं हुई, लेकिन तीनों के चेहरे देखकर साफ था कि अब वापस लौटना उतना आसान नहीं है। छोटू ने धीरे से कहा, अगर हम अभी चले गए तो शायद कभी नहीं जान पाएंगे कि आगे क्या है। मुन्ना ने उसकी बात को बिना शब्दों के मान लिया, और मैंने बस एक गहरी सांस ली।
जैसे खुद को तैयार कर रहा हूं। रामदयाल ने हमें ध्यान से देखा, जैसे वो समझ गया हो कि हमने क्या तय किया है। उसने धीमी आवाज में कहा, तो फिर जो भी होगा उसे समझने के लिए तुम्हें डर को पीछे छोड़ना होगा। उसकी बात में कोई डराने वाली बात नहीं थी, लेकिन उसमें एक सच्चाई थी जो सीधा अंदर उतर रही थी। बाग के अंदर से फिर वही हलचल की आवाज आई, इस बार पहले से ज्यादा साफ, जैसे वो लोग अब छुप कर नहीं बल्कि खुलकर खोज रहे हों। रामदयाल ने इशारा किया, इधर से, और हमें बाग के एक ऐसे हिस्से की तरफ ले जाने लगा जहां हम पहले कभी नहीं गए थे। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, पेड़ और घने होते गए, जमीन थोड़ी ढलान में बदलने लगी और हवा में नमी बढ़ गई, जैसे हम किसी अलग ही जगह में प्रवेश कर रहे हों। कुछ दूर चलने के बाद एक जगह जमीन थोड़ी धंसी हुई सी दिखी और उसके बीच में पत्थरों का एक घेरा बना था, जो ऊपर से देखने में बस एक पुराना हिस्सा लगता था, लेकिन पास जाकर साफ हो गया कि यह सामान्य नहीं है। रामदयाल उस घेरे के पास रुका। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, फिर धीरे से कुछ पत्थरों को हटाने लगा। हम तीनों उसकी हर हरकत को ध्यान से देख रहे थे। कुछ ही देर में पत्थरों के नीचे एक लोहे की पट्टी नजर आई, जिस पर जंग लगी थी, लेकिन बीच में एक जगह साफ थी, जैसे उसे कभी कभी छुआ जाता हो। उसने हमारी तरफ देखा, यही है। मेरे अंदर जैसे एक झटका सा लगा, मतलब वो तहखाना यही है जिसके बारे में वो बता रहा था। छोटू ने धीरे से पूछा, लेकिन ये खुलेगा कैसे? रामदयाल ने बिना जवाब दिए हमें उस धातु के टुकड़े की तरफ देखने को कहा जो हमने पेटी में पाया था। फिर बोला, ये उसी का हिस्सा है, लेकिन अकेला नहीं। हम तीनों ने एक साथ उसकी तरफ देखा। अब बात और साफ हो रही थी, लेकिन साथ ही और भी जटिल। तभी अचानक पीछे से आवाज आई, तो यही है वो जगह। हम सब एकदम मुड़े। वही दो आदमी वहां खड़े थे। इस बार उनके चेहरे साफ दिख रहे थे, आंखों में सीधा इरादा, जैसे अब वो कुछ छुपाने वाले नहीं थे। उनमें से एक आगे बढ़ा, बहुत सालों से ढूंढ रहे थे इसे, उसने जमीन की तरफ देखते हुए कहा, और आज आखिर मिल ही गया। रामदयाल उनके सामने आकर खड़ा हो गया। मैंने कहा था ना, यहां कुछ नहीं है। दूसरा आदमी हल्का सा मुस्कुराया। अब झूठ का कोई फायदा नहीं। उनकी नजरें अब हम पर भी पड़ी और कुछ पल के लिए माहौल और भारी हो गया, जैसे अब हम सिर्फ देखने वाले नहीं बल्कि इस कहानी के हिस्से बन चुके हैं। पहला आदमी धीरे धीरे हमारे करीब आया। उसकी नजरें सीधे मेरे हाथ की तरफ गईं, जैसे उसे अंदाजा हो कि वो टुकड़ा हमारे पास था। उसने कहा, जो तुम्हारे पास है वो हमें दे दो, फिर तुम लोग आराम से अपने घर जा सकते हो। छोटू ने हल्की आवाज में कहा, मत देना। मेरा हाथ थोड़ा कस गया। दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन अब फैसला करना था। रामदयाल ने धीरे से कहा, ये जो ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। उस आदमी ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। उसकी आवाज थोड़ी सख्त हो गई। बहुत समय बर्बाद हो चुका है। अचानक उसने आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैंने झटके से पीछे खींच लिया। उसी पल छोटू ने पास पड़ा एक पत्थर उठाकर उसकी तरफ फेंका। पत्थर उसके कंधे से टकराया। वो एक पल के लिए पीछे हटा। मुन्ना ने तुरंत मुझे खींचा, लेकिन इस बार भागना आसान नहीं था, क्योंकि वो लोग तैयार थे। दूसरा आदमी हमारे रास्ते में आ गया। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और इस बार उसकी पकड़ मजबूत थी। मैंने छूटने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं छूटा। तभी रामदयाल ने अचानक आगे बढ़कर उसे जोर से धक्का दिया। वो आदमी लड़खड़ा गया
और मेरी पकड़ को छूट कर अगुड़ गई। अब हालात पूरी तरह बिगड़ चुके थे। पहला आदमी गुस्से में आ गया। उसने जेब से कुछ निकाला जो अंधेरे में साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसका अंदाज बता रहा था कि वो अब रुकने वाला नहीं। रामदयाल ने जोर से कहा, रुको, लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। तभी अचानक छोटू ने जोर से कहा, ये अधूरा है। सब एक पल के लिए रुक गए। छोटू ने आगे कहा, तुम्हारे पास पूरा नहीं है, यह अकेले कुछ नहीं करेगा। दोनों आदमी एक दूसरे को देखने लगे, जैसे उन्हें इस बात का अंदाजा था, लेकिन यकीन नहीं। मैंने तुरंत बात पकड़ी, अगर इसे गलत तरीके से खोलोगे तो शायद कभी बंद नहीं कर पाओगे। ये सब मैं बिना पूरी समझ के कह रहा था, लेकिन उस वक्त बस इतना जरूरी था कि उन्हें रोका जाए। कुछ सेकंड की चुप्पी हुई, जो बहुत लंबी लगी। फिर उनमें से एक ने धीरे से कहा, तो बताओ, बाकी कहां है? अब खेल बदल चुका था। हमारे पास जवाब नहीं था, लेकिन अब हमारे पास समय खरीदने का एक मौका था। रामदयाल ने धीरे से कहा, जो ढूंढ रहे हो वो यहां नहीं है। उसकी आवाज में अब डर नहीं, बल्कि एक ठहराव था। दोनों आदमी अब पूरी तरह सतर्क हो चुके थे, जैसे उन्हें एहसास हो गया हो कि कहानी उतनी आसान नहीं है जितनी उन्होंने सोची थी। और उसी पल हमें भी समझ आ गया कि ये बस शुरुआत है, असली बात अभी बाकी है। और जो भी आगे होगा वो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि अब हर कोई जान चुका था कि सच कहीं ना कहीं यहीं छुपा है। बस उसे खोलने का तरीका अभी भी अधूरा है, प्रायिक है। और यही बात उस पल हमारे लिए एक ढाल बन गई थी, लेकिन कब तक ये किसी को नहीं पता था। सामने खड़े दोनों आदमी अब पहले जैसे जल्दबाज नहीं दिख रहे थे। उनकी नजरें हम पर थीं, लेकिन दिमाग कहीं और चल रहा था, जैसे वो जोड़ घटाव कर रहे हों कि आगे क्या करना है। रामदयाल धीरे धीरे हमारे थोड़ा आगे आकर खड़ा हो गया, जैसे हमें ढक रहा हो। उसकी आवाज अब शांत थी, लेकिन उसमें एक कड़ापन था। तुम लोग जितना समझ रहे हो उससे ये कहीं ज्यादा बड़ा है। पहला आदमी हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान ठंडी थी। हमें पता है कितना बड़ा है, तभी तो इतने सालों से पीछे पड़े हैं। छोटू ने धीरे से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक सवाल था, क्या सच में ये लोग इतने सालों से यही ढूंढ रहे थे? और अगर हां, तो ये चीज आखिर है क्या? मैंने फिर से उस लोहे की पट्टी की तरफ देखा। उसके नीचे क्या छुपा है? ये अब सिर्फ जिज्ञासा नहीं रही थी, ये एक ऐसा सच बन गया था जो हम सबको खींच रहा था। दूसरा आदमी आगे बढ़ा। इस बार उसकी आवाज पहले से थोड़ी नरम थी, लेकिन उसमें एक चालाकी थी। देखो, तुम बच्चे हो, ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं है। हमें दे दो जो तुम्हारे पास है, और ये सब यहीं खत्म हो जाएगा। मुन्ना ने धीरे से कहा, अगर इतना ही आसान होता तो तुम इतने सालों से ढूंढ क्यों रहे हो? उसकी बात सुनकर दोनों कुछ पल के लिए चुप हो गए, जैसे उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि हम इस तरह जवाब देंगे। रामदयाल ने धीरे से कहा, तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे? जो बंद है उसे बंद ही रहने दो। पहला आदमी अब थोड़ा चिढ़ गया, और अगर नहीं रखा तो क्या होगा? इस बार रामदयाल ने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, तो जो हुआ था वो फिर होगा। उसकी बात सुनकर एक पल के लिए हवा जैसे भारी हो गई। वो शब्द सिर्फ शब्द नहीं थे, उनमें कोई पुरानी सच्चाई छुपी थी जिसे वो पूरी तरह बता नहीं रहा था। मैंने महसूस किया कि अब ये सिर्फ बातों से नहीं रुकेगा, कुछ करना पड़ेगा। मैंने धीरे से छोटू और मुन्ना की तरफ देखा और आंखों से इशारा किया। हम तीनों धीरे धीरे थोड़ा अलग अलग खिसकने लगे, जैसे बिना ध्यान खींचे अपनी जगह बदल रहे हों।
दोनों आदमी अब पूरी तरह रामदयाल पर ध्यान लगाए हुए थे। शायद उन्हें लग रहा था कि वही सबसे बड़ा रुकावट है। तभी छोटू ने धीरे से एक और पत्थर उठाया, लेकिन इस बार उसने उसे फेंका नहीं, बस हाथ में पकड़े रखा, जैसे सही वक्त का इंतजार कर रहा हो। मैंने नीचे झुककर उस लोहे की पट्टी को ध्यान से देखा। उसमें एक छोटा सा खांचा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उस धातु के टुकड़े में था। अब मुझे समझ आने लगा कि वो टुकड़ा सिर्फ एक हिस्सा नहीं, बल्कि एक चाबी जैसा काम करता है, लेकिन अधूरा, यानी बिना बाकी हिस्सों के ये ताला पूरी तरह नहीं खुलेगा। मैंने धीरे से कहा, ये पूरा नहीं खुलेगा। पहला आदमी तुरंत मेरी तरफ मुड़ा। क्या मतलब? मैंने धीरे धीरे कहा, जो तुम्हारे पास नहीं है वही सबसे जरूरी है। अब उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि बेचैनी दिख रही थी, जैसे उसे एहसास हो रहा हो कि सच में कुछ कमी है। तभी अचानक दूर से फिर आवाज आई, लेकिन इस बार वो सिर्फ पत्तों की सरसराहट नहीं थी, उसमें कदमों की आहट भी थी। और वो एक नहीं, कई लग रहे थे। सबकी नजरें एक साथ उस दिशा में गईं। दूसरा आदमी धीरे से बोला, और कौन आ रहा है? रामदयाल का चेहरा एकदम बदल गया, जैसे उसने उस आवाज को पहचान लिया हो। उसने धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। मेरे अंदर एक अजीब सा डर फैल गया। ये कौन हो सकते हैं? क्या और लोग भी इस राज के पीछे हैं? कुछ ही पलों में पेड़ों के बीच से 3 और आदमी निकलकर सामने आ गए। उनके हाथ खाली नहीं थे और उनके चेहरे पर कोई हिचकिचाहट नहीं थी। अब माहौल पूरी तरह बदल चुका था। पहले वाले दोनों आदमी भी एक पल के लिए चौंक गए, जैसे ये उनके अपने लोग नहीं थे। उनमें से एक नए आदमी ने सीधे कहा, हम भी काफी समय से देख रहे थे और अब लगता है कि सही जगह मिल गई है। अब साफ था, ये सिर्फ 2 लोगों की कहानी नहीं है, ये कई लोगों के बीच का खेल है और हर कोई उसी चीज के पीछे है। हम तीनों अब बीच में खड़े थे और चारों तरफ से नजरें हम पर थीं, जैसे हम किसी ऐसे रास्ते पर आ गए हों जहां से वापस जाना मुश्किल है। रामदयाल ने धीरे से कहा, तुम लोग पीछे हट जाओ। लेकिन अब पीछे हटना इतना आसान नहीं था, क्योंकि अब ये सिर्फ एक राज नहीं रहा था, ये एक ऐसा टकराव बन चुका था जहां हर कोई कुछ पाने आया था और शायद अब कोई भी खाली हाथ लौटने वाला नहीं था। उस पल बाग की हवा भारी हो गई थी, जैसे पेड़ भी चुपचाप इस टकराव को देख रहे हों। हमारे चारों तरफ लोग खड़े थे, हर किसी की नजर उसी जगह पर थी जहां वो लोहे की पट्टी थी और उसके नीचे छुपा हुआ वो तहखाना जिसका राज अब छुपा नहीं रहा था। रामदयाल धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने एक बार फिर हमें पीछे हटने का इशारा किया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में सिर्फ डर नहीं था, एक फैसला भी था, जैसे वो जानता हो कि अब जो होगा उसे रोका नहीं जा सकता। पहले वाले दोनों आदमी अब नए आए 3 लोगों को घूर रहे थे। उनमें से एक ने सख्त आवाज में कहा, ये हमारा मामला है। उनमें से एक नए आदमी ने हंसते हुए जवाब दिया, अब नहीं रहा। अब माहौल में सिर्फ तनाव नहीं, खुली टकराहट थी और हम तीनों उसके बीच खड़े थे, जैसे अनजाने में किसी ऐसी लड़ाई का हिस्सा बन गए हों जिसका हमें अंदाजा भी नहीं था। मैंने धीरे से छोटू और मुन्ना से कहा, हमें कुछ करना होगा। छोटू ने पूछा, क्या? मैंने उस लोहे की पट्टी की तरफ देखा, फिर उस धातु के टुकड़े को महसूस किया जो अब भी मेरे पास था, और धीरे से कहा, अगर ये चीज खुल गई तो शायद कुछ भी रोक नहीं पाएगा। मुन्ना ने मेरी बात समझ ली, तो हमें इसे खुलने नहीं देना चाहिए। हम तीनों ने एक दूसरे को देखा और बिना शब्दों के एक फैसला हो गया। तभी सामने दोनों पक्षों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई, पहले हल्की, फिर अचानक तेज,
जैसे कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। आवाजें तेज हो गईं, पेड़ों के बीच गूंजने लगीं। यही मौका था। मैं धीरे धीरे उस लोहे की पट्टी की तरफ बढ़ा। छोटू और मुन्ना मेरे साथ थे। किसी का ध्यान हम पर नहीं था, क्योंकि सब एक दूसरे में उलझे हुए थे। हम उस घेरे तक पहुंचे। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मैंने जल्दी से उस धातु के टुकड़े को हाथ में लिया और उसे उस खांचे के पास ले गया। लेकिन इस बार उसे लगाने के लिए नहीं, बल्कि उसे हमेशा के लिए अलग करने के लिए मैंने पूरी ताकत से उसे पत्थर पर मारा। एक तेज आवाज हुई और वो टुकड़ा 2 हिस्सों में टूट गया। उस आवाज ने सबको एक पल के लिए रोक दिया। सबकी नजरें हमारी तरफ मुड़ गईं। मैंने टूटे हुए टुकड़ों को नीचे गिरा दिया। कुछ पल के लिए पूरी जगह पर सन्नाटा छा गया। फिर अचानक उनमें से एक आदमी गुस्से में चिल्लाया, तुमने क्या किया? लेकिन अब देर हो चुकी थी। रामदयाल ने धीरे से हमारी तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार एक हल्की सी राहत दिखी। दोनों पक्षों के लोग अब समझ चुके थे कि जो वो ढूंढ रहे थे वो अब अधूरा रह गया है। उनमें से एक आदमी ने जमीन पर पड़े टुकड़ों को उठाने की कोशिश की, लेकिन अब वो सिर्फ धातु के टूटे हुए हिस्से थे। उनका कोई मतलब नहीं था। कुछ देर तक वहां सिर्फ भारी खामोशी रही। फिर धीरे धीरे एक एक करके वो लोग पीछे हटने लगे। कोई कुछ नहीं बोला, जैसे सब समझ गए हों कि अब ये रास्ता यहीं खत्म हो गया। कुछ ही मिनटों में वो सब लोग बाग से बाहर चले गए और वहां सिर्फ हम 3 और रामदयाल रह गए। हवा अब पहले जैसी लगने लगी थी, हल्की, शांत। रामदयाल धीरे धीरे हमारे पास आया। उसने जमीन से वो टूटे हुए टुकड़े उठाए। कुछ पल तक उन्हें देखा, फिर धीरे से कहा, शायद यही सही था। उसकी आवाज में अब वो भारीपन नहीं था जो पहले था। मैंने धीरे से पूछा, अब क्या होगा? उसने कुएं और उस जगह की तरफ देखा, फिर बोला, अब ये हमेशा के लिए बंद रहेगा। हम तीनों कुछ देर तक वहीं खड़े रहे, जैसे समझ रहे हों कि जो कुछ हुआ वो सच था या सपना। फिर धीरे धीरे हम बाग से बाहर निकलने लगे। इस बार कदम हल्के थे, जैसे कोई बोझ पीछे छूट गया हो। गांव की तरफ जाते हुए सब कुछ फिर से वैसा ही लगने लगा। पेड़, रास्ते, हवा, लेकिन हम तीनों के अंदर कुछ बदल चुका था। अब वो बाग सिर्फ आम का बाग नहीं था, वो हमारी यादों का हिस्सा बन चुका था। एक ऐसी याद जो डर, राज और हिम्मत से भरी थी। और शायद यही बचपन की सबसे खास बात होती है कि कुछ पल हमेशा के लिए हमारे अंदर रह जाते हैं, चाहे हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं।